जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, आज का जो बहुत गंभीर विषय है, जो मैं सभी देशवासियों के सामने ले जा रहा हूं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते नहीं, बल्कि एक पिता होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपके सामने ला रहा हूं। और अपनी बातें शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश नज़दीक होता है, उसका पतन शुरू होने लगता है, तो उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करूंगा, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं सोचूंगा, वो सब सही है। और जो मेरे विरोध में बोल रहे हैं, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो मेरा विरोध करेंगे, जो मेरे लिए कह रहे हैं कि भैया ये चीज़ें मत करो, वो सब गलत हैं और मैं सही हूं। क्योंकि जब सत्ता का नशा, गुरूर, अहंकार सर चढ़कर बोलता है, तो यकीन मानिए पतन की शुरुआत होती है। तो ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये बातें कह रहा हूं मैं माननीय केंद्र सरकार, माननीय इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के ब्रह्मांड, मैं तो नायक कहूंगा उनको, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके बारे में। देखिए, बीजेपी का पतन उसी दिन शुरू हो गया था कि जिस दिन भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करवाकर, जो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुन के आए लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे, उनको किनारा करके कांग्रेसियों को मंत्री बनाना शुरू किया था, राज्यों में बोलो या फिर केंद्र में। अब बात कर रहा हूं मैं आपको यूजीसी की। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूसीसी आप लाने वाले थे। यूसीसी मतलब समान नागरिक कायदा, और आप लाए क्या? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मतलब आपने इस देश को जातिवादी टुकड़ों में बांटने की शुरुआत कर दी। जब ये देश एकत्र होने लग गया, सारे जाति धर्म मिलके, पंथ मिलके, टुकड़ों टुकड़ों में न बढ़ते हुए एक होने लग गए, हमने ये सोचा कि हम भारतीय बनने लग गए, तब आप ये लाए यूजीसी। और यूजीसी में आपने क्या लाया? यूजीसी नामक जो ये बना हुआ था, ये आयोग, ये संस्था जो बनी, ये 1956 में बनी कांग्रेस के सरकार में। ठीक है, हम कांग्रेसियों की बात नहीं करेंगे, क्यों कांग्रेसी आज निपट गए, खत्म हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उनका हद से ज्यादा तुष्टिकरण करना, हद से ज्यादा जातियों उपजातियों में इस देश के बहुसंख्यकों को बांटना, इसलिए आज कांग्रेस लगभग लगभग खत्म होने पे आई। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पूर्व में बोला था, तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार, वो पार्टियां भी लगभग खत्म होने को आ गई, उनका भी अस्तित्व खत्म होने को आ गया। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला था, भूरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, राजपूत, इनको साफ करो। माननीय लालू जी की पार्टी, लालू जी का नारा था। आज देखिए ये परिवार भी लगभग लगभग खत्म होने को आ गया। अब बात कर रहा हूं मैं माननीय मोदी जी की, जिनका नारा था सबका साथ सबका विकास। वो नारा लाते लाते आप सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो आपने क्या सोच के यूजीसी लाए? और यूजीसी के अध्यक्ष को आपने किसको बनाया? उस व्यक्ति को बनाया जो मुख्यमंत्री पूर्व में मध्य प्रदेश का रह चुके हैं, और जो आदमी कट्टर हिंदू सनातन विरोधी माना जाता है, माननीय दिग्विजय सिंह साहब, जिसने कांग्रेस खत्म कर दी, अब वो बीजेपी को खत्म करने पे आ गया। आपने आंख बंद करके भरोसा कर दिया। यूजीसी के नियमों में बदलाव लाए आपने बदलाव क्या लाए उसमें? इसको आपने सवर्ण मतलब अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति, अगड़ी और पिछड़ी जाति के अंदर में आपने संघर्ष की एक नींव रख दी है। आपने क्या बोला है कि अगर कोई एससी एसटी, पहले उसमें थे यूजीसी में, अब आपने क्या कर दिया? ओबीसी समाज को उसमें जोड़ दिया। तो मुझे बताइए, 62% एससी एसटी एनटी विजय और ओबीसी की संख्या होती है भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में। अब बचे 38% सवर्ण कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, बनिया, ये जो भी होता है अगड़ी और पिछड़ी। तो मुझे एक बात बताइए कि अगड़ी वाले 32%, पिछड़े वाले 62%, और आपने जो ये बनाया है कि भैया अगर कोई अगड़ी समाज का पिछड़े व्यक्ति को कुछ बोलता है, तो उसमें आपने जो एक जांच समिति बनाई है, तो वो जांच समिति आपने क्या बनाई? मौत का फंदा बनाएगा। उसमें आपने दिव्यांश डाल दिया, उसमें आपने एससी एसटी विजय डाल दिया, ओबीसी डाल दिया, उसमें आपने जनरल कास्ट को नहीं डाला। सवर्ण को आपने छोड़ दिया, सवर्ण को आपकी नज़र में, सवर्ण को आपने आरोपी बना दिया। अगर कोई गलती से
अगड़ी जाति के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है, झूठी भी शिकायत करता है, तो आपने ये बोल दिया झूठी शिकायत करने वाले पे कोई भी कानून लागू नहीं होगा, उसके ऊपर में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। सिर्फ आरोपी कौन? सवर्ण क्लास वाला। तो मुझे एक बात बताइए, न वो समिति में सवर्ण, उसके बाद आरोपी आपने सवर्ण वर्ग को मान लिया, पिछड़ा वर्ग को आपने विक्टिम मान लिया कि बेचारा फिरियादी है, इसके साथ अन्याय हुआ है। तो मुझे बताइए मान्यवर, तीसरी बात कि शैक्षणिक संस्थान के अंदर में आपने ये बोला कि 15 दिन में आपने जांच रिपोर्ट देनी है। अगर किसी पिछड़ी जाति के विद्यार्थी के ऊपर में अन्याय अगड़ी जाति द्वारा किया गया है, विद्यार्थी द्वारा, 15 दिन में देना। तो मुझे बताइए 15 दिन में समिति में पूरे वही लोग जिनको आपने विक्टिम माना है, उसके बाद में समिति के जो संस्थापक हैं, शैक्षणिक संस्थाओं के चेयरमैन है, मैनेजमेंट कमेटियां हैं, 15 दिन में आपने समय देना। तो मुझे बताइए जहां पे बहुमत होता है उन्हीं के पक्ष में हमेशा ये न्याय जाता है। दूसरी बात कि उनको 15 दिन में देना, तो उनको अगर उन्होंने 15 दिन में नहीं दिया तो आपने क्या बोला कि मान्यता रद्द की जाएगी शैक्षणिक संस्थान की, उनको ग्रांट मिलना बंद हो जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर इस तरह का आपने ये काला कानून बना दिया, ये मौत का फंदा उस विद्यार्थियों के लिए बना दिया, उस शिक्षा के मंदिर में आपने जातिवादी टुकड़े बना दिए, जो हम भारतीय एक होके चल रहे थे, अपने आप को एक मान रहे थे, इस तिरंगे को सीने पे लगा के हम चल रहे थे, एक ही मटके में हमारे बच्चे, हम पानी पिए हैं, पी रहे हमारे बच्चे, हमने कभी जातिवादी नहीं डाला। तो आपने इनके अंदर जो फूट डालने की बात की, तो शैक्षणिक संस्थान वाला तो डरेगा ना, 15 दिन में उसने रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट तो सवर्ण के खिलाफ जाएगा ना, क्योंकि उसको ग्रांट भी मिलनी चाहिए, उसने अपनी शैक्षणिक की मान्यता रद्द नहीं होनी चाहिए करके वो इस हिसाब से एक वो बनाएगा, कमीशन आयोग बना के बोलेंगे भैया गलती तो सवर्ण की है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे बताइए कि ये यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो तो स्वयं पंडित जी हैं, जोशी जी। तो मुझे बताइए क्या बोल के, क्या समझ के आपने ये सब बनाया? आपको ये लगा था कि आप कितना भी कोशिश कर लो, माननीय मोदी जी हाथ जोड़ के विनती, आप आंकड़े निकालिए प्रत्येक बूथ के कि आपको कौन कितना वोट देता है। आपकी सत्ता बनाने में सवर्ण का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कब तक आप पिछड़ा 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 लगाओगे? बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य हम भारतीयों का, इस भारत देश का, इस भारतवंशियों का, कि इस देश में महामहिम जो प्रथम नागरिक होता है वो स्वयं एसटी समाज से, मतलब पिछड़ा। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े, कई राज्यों के राज्यपाल पिछड़े, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पिछड़े, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री पिछड़े। तो मुझे बताइए पिछड़ा 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 बोल के, अगड़ा पिछड़ा करके आप कितनी आग लगाना चाहते हैं? इस देश को किस कगार पे आप ले जाना चाहते हैं? अरे साधु संत तक इस काले कानून का, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। साधु संत जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आपको पता नहीं है कि सवर्ण जाति के बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है। अगर कोई चूटी, मतलब ये चुटिया बढ़ा के जाता है और तिलक लगा के जाता है तो उसको बोला जाता है बमनिया। क्या रे बमनिया? क्या रे बम्बन की औलाद? क्या रे बम्बन के लड़के? क्या रे बनिया के लड़के? क्या रे ठकुरवा? क्या रे ठाकुर की औलाद? क्या रे क्रूर व्यक्ति की औलाद? तो वो अपनी पीड़ा लेके कहां जाएगा सवर्ण का लड़का? किस आयोग के पास में जाएगा? अपनी पीड़ा दिखाएगा? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगी उसकी पीड़ा को? और आपने 3 साल सजा और एफआईआर की बात की। उस शैक्षणिक संस्थान में सुवर्ण के बच्चे पे एफआईआर होंगी, 3 साल की सजा होंगी। उसका भविष्य वैसे भी खराब है, क्योंकि भविष्य तो आरक्षण के नामक बीमारी ने वैसे भी खत्म कर रखा है वह। मुझे एक बात बताइए कि 90% लेने वाला बच्चा और 40% लेने वाला बच्चा, 90 वाली की जगह पे 40 वाले का पूरा हक है, तो 90 वाला कहाँ गया? उसने तो मौत का फंदे को चुन लिया ना। उसके बाद आपके यूजीसी नमक काले कानून ने तो वैसे भी मौत का फंदा दे दिया। अगर उसको, उसके ऊपर में झूठी शिकायत दर्ज होगी, उसको भी बमनिया, ठाकुर, बनिया के नाम से ताने मारे जाएंगे, तो मुझे बताओ वो लड़का कहाँ जाएंगे अपनी पीड़ा लेके? किसके पास जाएंगे? उसके बाद मौत ही एक विकल्प रहेंगी, आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा उसके बाद रास्ता नहीं रहेगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग बताइए? क्यों आप ऐसा काला कानून लाए? आपको सवर्णों ने वोट नहीं दिया, आपको सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ने वोट दिया क्या? और ओबीसी समाज इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, ओबीसी, जो अपने आप में सक्षम है। और दुर्भाग्यवश आरटीआई में एक आरटीआई कार्यकर्ता भी, मैंने बहुत सारे आरटीआईयों की मैंने जानकारियां निकाली, जानकर ताजुब होगा कि एससी एसटी एक्ट जो होता है, एट्रोसिटी एक्ट, बहुत बार वो गलत तरीके से लगाया गया और ओबीसी समाज ही चपेटे में आया। मुझे बताया जब एट्रोसिटी एक्ट लग गया किसी पे, वो झूठा लगा या सही लगा वो जांच का विषय बात का है, लेकिन उस पर कानून तो लग गया और उसकी जिंदगी जो जेल में सड़ी, और उसके बाद पता चला इसमें झूठा एट्रोसिटी अपने द्वेष भावना से लगाया गया था, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने तो विद्यालय में जहर बोलना शुरू कर दिया ना, जातिवादी, एससी एसटी ओबीसी वीजे एनटी के नाम पे आपने हमें तो बांट दिया ना।
तो मुझे बताइए कि आप चाहते क्या हैं? आप सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीवीजे के वोट चाहते, सवर्णों के वोट आप चाहते नहीं। क्या ब्राह्मण समाज, क्या क्षत्रिय, राजपूत और क्या बनिया समाज इस देश का नहीं है? क्या आप हमें युगांडा भेजना चाहते? क्या आप हमारे बच्चों को और हमें मौत का फंदा गले में डालना चाहते कि चूमो मौत के फंदे और मर जाओ? क्या पंडित चंद्रशेखर आजाद, क्या पंडित सुभाष चंद्र बोस, क्या पंडित राजगुरु, क्या इन लोगों ने आजादी इसलिए दी थी इस देश को कि आप हमें जातिवादी में बांटो? आपको 3 बार प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि आप शैक्षणिक संस्थाओं में जातिवाद का जहर नासूर घोलो हमारे माथे पे, इस भारत माँ के माथे पे। क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? आप एक काम करो ना, हम लोगों को भेज ही दो ना बाहर, मत रखो इस देश में फिर सवर्णों को। क्या जरूरत है इस देश में सवर्णों की? आप एक काम करो ना, आप निजी कारखानों में, आप दुकानों में, आप शराब की दुकानों में, आप जहां भी बसों में, प्राइवेट बसों में, जहां भी होता है वहां आप एक काम कीजिए ना, हम लोगों के लिए सीट भी जगह मत लीजिए, वहां भी हम लोगों को नौकरी मत दीजिए, हमारे बच्चों को नौकरी मत दो। वहां भी आप अपना यूजीसी और वही आरक्षण की पद्धत रोटेशन शुरू कर दो ना। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जिंदगी आज है कल नहीं है, मौत तो है। जिंदगी अगर सत्य है तो मौत भी सत्य है ना। इसका दंश आपको झेलना पड़ेगा। यह जातिवादी नासूर कितना खतरनाक हो गया, इस बात का छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता। ये 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस जो राष्ट्रीय पर्व माना जाता है, सबसे पवित्र राष्ट्रीय पर्व, उस दिन क्या हुआ कि एक ओबीसी समाज के मंत्री हैं जिन्होंने हमारे वंदनीय राजे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयकार की, हमारे धर्म कर्म योद्धा वंदनीय राजे संभाजी महाराज की वो क्या जय घोष किया। उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय बोला। तो वर्दी पे पहनी एक नारी शक्ति, एक माँ मेरी, एक बेटी मेरी, एक बहन मेरी, जिसको इतना बुरा लगा कि आपने नाम ने लिया किसका? महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का। इसलिए वो महिला इतनी आक्रोशित होगी वर्दी पे, जिसने शपथ ली है कि मैं भारतीय हूं, मैं जाति पाति में नहीं बटूंगी। उसने इतना बड़ा एक जन आक्रोश खड़ा करवा दिया कि आपने महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया। मुझे बताइए, महामानव बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ भारतीयों के दिलों में नहीं, पूरे विश्व के लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। वो एक विचारधारा है, वो एक ब्रांड है। किसी के मुंह से नाम लेना ना लेने से उनकी कोई छोटी नहीं होती, उनकी कीर्ति छोटी नहीं होती। तो बताइए, इस तरह की जहरीली सोच जब ये दिमाग में बैठ जाएंगी, अम्बेडकरवादी सोच, कुछ लोगों ने अम्बेडकर जी को, महामानव को अपनी राजनीति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू करते कि मंत्री जी पे एट्रोसिटी दर्ज करो क्योंकि वो महामानव साहब का नाम नहीं लिए। तो मुझे बताइए, यूजीसी में अगर कुछ इसी प्रकार का काम हो गया कि गलतीवश अगर किसी राष्ट्रीय त्योहारों पर अगर महामानव बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कोई विद्यार्थी ले नहीं पाया, दुर्भाग्यवश, लेना चाहिए, अगर नहीं ले पाया तो उस पर वैसे भी उसके लिए तो मरण दिन आ ही गया ना। जब एक वर्दी वाली महिला मंत्री के साथ ऐसा कर सकते, सामान्य नागरिक और सवर्ण के बच्चों के साथ क्यों नहीं हो सकते ये बातें? दूसरी बात, अभी एट्रोसिटी दाखिल करो उस मंत्री पे, ऐसा पूरे महाराष्ट्र में ये चल रहा है। तो माननीय मोदी जी, मेरी आपसे अपील है, हाथ जोड़कर विनती मेरी आपसे, आपके मंत्रियों से, क्योंकि आपके उसमें लगभग कई सैकड़ों सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे सांसद ब्राह्मण हैं, लेकिन ये आवाज नहीं उठाएंगे, ये धृष्ट राष्ट्र बन के रहेंगे। इनके पीछे धृष्ट राष्ट्र बनने का मूल कारण यह है कि इन्होंने इतनी संपत्तियां कमा ली है कि इनकी 24 पीढ़ियां 30 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। इनके शराब के कारखाने, इनके शुगर के कारखाने, चीनी मिल के कारखाने, कपड़ों के कारखाने, इतने सारे कारखाने। इनके बच्चे इस देश में नहीं पढ़ते साहब, इनके बच्चे विदेशों में जाएंगे पढ़ने के लिए। इनको सवर्ण और इससे अगड़े पिछड़े से कुछ लेना देना नहीं। इनको मतलब सिर्फ इतना है कि इनको अपने बच्चों को विदेश भेजना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी। तो इनके बच्चों के साथ में ये अन्याय अत्याचार होगा कैसा? ये क्रूरता कहाँ होगी? ये काले कानून को इनके बच्चे कैसे जानेंगे? आपने यूजीसी लाए, आप लाने वाले थे यूसीसी कि इस देश में एक समान कानून नागरिकता रहे, सबका अधिकार समान हो, शादी का हो, पढ़ाई को हो, भाषा को हो, रहन सहन को, एक समान हो। यूसीसी आप लाए, यूजीसी। तो माननीय मोदी जी और आपकी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों से अपील करूंगा, अपने सांसदों से, खास करके सवर्ण लोगों से, कि आइए इस काला कानून को मिटाने के लिए आगे आओ, संवैधानिक तरीके से, इस देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाते हुए, उग्र न होते हुए, संवैधानिक तरीके से अपने न्याय की लड़ाई लड़ो। हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को बचाओ, इस जातिवादी नासूर से बचाओ। हम एक होना चाहते हैं, कहते ना कि जातवाद की करो विदाई, आ रहे हैं भारतवासी। तो आप जातवाद की विदाई नहीं कर रहे, आप जातवाद को फिर एकत्र कर, अलग अलग टुकड़ों में बांट कर, जो कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने किया, बहुजन ने किया, वही आप कर रहे हैं। तो आपका विनाश निश्चित है, भाजपा की सरकार का विनाश जरूरी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर गाय अपने मालिक से नाराज है तो वो मालिक से नाराज होने के बाद ऐसा तो नहीं कसाई के पास जाएंगे खूंटा तोड़ के कि भैया मुझे काटो, ऐसा तो नहीं है। वोट
तो हम राष्ट्र हित में ही देंगे। लेकिन आप अपनी आंखें खोलो, आप पूरे देश के स्वर्ण बच्चों का, उनके माता पिताओं की पीड़ा देखो, कितनी पीड़ा वो झेल रहे हैं। एक तो आर्थिक रूप से परेशान है, कोई आरक्षण नाम की चीज नहीं है, 90% बच्चा लेने के बाद भी 40% के सामने फेल है। और उसके बाद यूजीसी आप ला रहे हैं, यूजीसी में आप हमारे को बच्चों को मौत का फंदा दे रहे हैं। तो कृपया मेहरबानी करके इस काले कानून को वापस लें। हाथ जोड़ के विनती है, इतना गुरूर, अहंकार, इतना सत्ता के नशे में अंधे मत रहो कि आने वाले समय में आपका भी कांग्रेस और बाकी विरोधियों से समान, वामपंथियों समान आपका हाल हो जाए। इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय हूं, बच्चों का पिता हूं और इस काले कानून का सख्त विरोधक हूं। और इस काले कानून को खत्म करो, इस तिरंगे को सीने पर ही रहने दो। क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने, फौजियों का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, माँ फौजी थी, बाप फौजी थे, तो हम लोगों ने हमेशा देश के लिए सोचा है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, हमारे बच्चों के मन में नफरत मत बो जातिवादी की, पंथवाद की। हम भारतीय थे, भारतीय है, भारतीय रहेंगे सदैव। और इस काले कानून को वापस लो, नहीं तो आपकी सत्ता का, आपके अहंकार का, आपके गुरूर का और आपकी सरकार, आपकी पार्टी का विनाश निश्चित है। संवैधानिक विनाश निश्चित है, लोकतांत्रिक विनाश। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।